हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरी कहानी का भाग 34वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तनिषा ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ। यह बोल उसने अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ बढ़ गई। वह कॉरिडोर से चलकर सीढ़ियों के पास आई और सीढ़ियाँ उतरने लगी। आने वाले काफ़ी लोग थे, लेकिन तभी अचानक तनिष्का का पैर ट्विस्ट हुआ और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। स्वयं जो अंदर की ओर आ रहा था, जब उसने तनिष्का को गिरते देखा तो तुरंत दौड़ पड़ा। अध्याय भी तनिष्का को लेने अंदर ही आ रहा था और वह स्वयं से थोड़ा पीछे था। उसने जब यह नज़ारा देखा तो उसकी सांसें अटक गई और वह तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ा। लास्ट तक आते आते स्वयं ने तनिष्का को पकड़ लिया, लेकिन उसके माथे पर चोट आई थी और खून भी बह रहा था। अध्याय ने जाकर तुरंत स्वयं के हाथों से तनिष्का को लिया और अपनी बाहों में उठा लिया। वो काफ़ी घबरा गया था। उसने तनिष्का को देखते हुए उसके गाल को थपथपा कर कहा, तानी तानी, आंखें खोलो, उठो तानी। स्वयं ने उसे देखा और तुरंत उठते हुए बोला, मैं गाड़ी निकालता हूँ, बाहर आओ। अध्याय ने एक नज़र उसे देखा, लेकिन स्वयं तब तक दौड़ते हुए बाहर निकल चुका था। अध्याय ने तुरंत तनिष्का को अपनी बाहों में संभाला और उसे लेकर बाहर की तरफ दौड़ गया। हर कोई वहाँ खड़ा ये नज़ारा देख रहा था। स्वयं ने जल्दी से गाड़ी अध्याय के सामने लाकर रोकी। अध्याय कुछ पल उसे देखता रहा कि स्वयं उतरकर जल्दी से आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बोला, बाद में सोचना, जो भी सोचना है, पहले अंदर बैठो। अध्याय वैसे भी इस वक्त सिर्फ तनिष्का के बारे में सोच रहा था। उसे किसी और बात से कोई मतलब ही नहीं था। वह जल्दी से उसे लेकर अंदर बैठ गया। उसने तनिष्का का सिर अपनी गोद में रखा और उसे बार बार होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसके सिर पर अपना रुमाल लपेट दिया, जिससे खून बहना थोड़ा कम हो जाए। स्वयं मिरर से अध्याय को ही देख रहा था। अध्याय के चेहरे पर बेचैनी, परेशानी, डर, सारे भाव एक साथ देखे जा सकते थे। स्वयं ने जल्द ही गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। वो काफ़ी फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसने कितने सिग्नल तोड़े। वो बस जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। जल्द ही वह दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अध्याय ने तनिष्का को गोद में उठाया और बाहर निकल गया। स्वयं भी जल्दी से आकर वार्ड बॉय के साथ मिलकर स्ट्रेचर ले आया था। उसने तनिष्का को स्ट्रेचर पर लिटाया और तुरंत अंदर की ओर बढ़ गया। स्वयं और अध्याय ने पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया था। वो दोनों डॉक्टर को आवाज़ लगा रहे थे। हर कोई उन्हें हैरानी से देख रहा था। स्वयं ने गुस्से से कहा, कहाँ मर गए सारे डॉक्टर्स? दिख नहीं रहा कितना क्रिटिकल केस है, बुलाओ उन्हें जल्दी। रिसेप्शनिस्ट उसका गुस्सा देखकर घबरा गई। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। अध्याय अभी भी तनिष्का के पास था और उसका हाथ कस के थामे हुए था। डॉक्टर ने तुरंत तनिष्का को चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अध्याय ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया तो डॉक्टर घबरा गया। अध्याय ने लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा, मेरी बीवी को ठीक करो जल्दी से, इसे होश में लाओ। डॉक्टर अध्याय को जानते थे। भला उसे कौन नहीं जानता था इंदौर में। उन्होंने घबरा कर कहा, देखो मिस्टर राणा, हमें चेक तो करने दीजिए। आप हाइपर मत होइए, शांत रहिए। मैं देखूँ तो सही क्या हुआ है इन्हें, और प्लीज़ शोर मचाना बंद कीजिए, और भी पेशेंट हैं यहाँ। वो बेचारा यह सब कहते हुए काँप रहा था। अध्याय ने डॉक्टर को छोड़ा और बोला, तुरंत चेक कीजिए। डॉक्टर ने तनिष्का को देखा और तुरंत उसे ओटी में शिफ्ट करवा दिया। अध्याय घबरा चुका था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे सांस भी न आ रही हो। नजरें ऑपरेशन थिएटर की उस लाइट पर टिकी हुई थी कि अचानक ही ये क्या हो गया। लेकिन अचानक ही अध्याय के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो उसका और उसके बच्चे का क्या होगा। यह ख्याल अध्याय को अंदर तक डरा गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं दीवार से टिककर खड़ा हो गया। स्वयं ने उसे देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सब ठीक है, जो ठीक नहीं है वो भी हो जाएगा, तुम थोड़ा शांत रहो। अध्याय हैरान था। वह
इस इंसान जो उसे अपना लव राइवल समझता था, दुश्मन समझता था, उसे हौसला दे रहा था। उसने हैरानी से उसे देखा तो स्वयं ने धीरे से कहा, मैं खुद इस कंडीशन में हूँ जिस कंडीशन में तुम अभी हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं, इसलिए खुद को थोड़ा शांत रखो। अध्याय कुछ कह नहीं पाया, बस चुप रहा। थोड़ी देर बाद ओटी की लाइट बंद हुई और दरवाज़ा खुला। दोनों उस तरफ दौड़ पड़े। डॉक्टर ने उन दोनों को देखा तो आराम से बोले, सब ठीक है, टेंशन की ज़रूरत नहीं, बस माथे पर 3 स्टिचेज आए हैं और पैर में हल्का सा फ्रैक्चर है, एकदम माइनर सा। हफ्ते 10 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा, चिंता की ऐसी कोई बात नहीं। अध्याय ने डॉक्टर की बात सुनकर राहत की सांस भरी। अब तक तो घर पर भी सबको पता चल चुका था कि तनिष्का सीढ़ियों से गिर गई है और ये बात बताया उसके दोस्तों ने। वो खुद परेशान जो थे और वह सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अध्याय ने उन सबको देखा तो कुछ चौंक सा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग यहाँ तक आ जाएंगे। वेद ने अध्याय को देखकर कहा, सर तनिष्का कैसी है अब? ठीक तो है ना वो? चिंता की बात तो नहीं ना? अध्याय ने उन्हें तनिष्का की सिचुएशन बताई और उन चारों ने भी एक राहत की सांस ली। अध्याय ने उनको घर जाने को कहा। वह नहीं चाहता था कि बेवजह सब परेशान हो। वह चारों उसकी बात मानकर वहाँ से चले गए। लगभग 2 घंटे बाद तनिष्का को होश आया। उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसे होश आते ही नर्स ने उन दोनों को बताया और दोनों रूम के अंदर चले गए। तनिष्का की आंखें जो अभी कुछ देर पहले ही खुली थी, वो हैरानी से अब और ज़्यादा बड़ी हो गई। ये शायद उसके लिए 8वां अजूबा था कि उसका पति और उसका एक्स बॉयफ्रेंड दोनों साथ थे। यह देखकर तो वो एक बार फिर से बेहोश होने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजूबा हुआ कैसे। उसने धीरे से उन दोनों की नज़रों से बचते हुए खुद को चिकोटी काटी और मन ही मन चीख पड़ी। उसने मन ही मन कहा, क्या ये सच है? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? नहीं, सपना होता तो मुझे दर्द नहीं होता। अब तक वो दोनों उसके पास आ चुके थे। अध्याय ने तनिष्का को देख धीरे से मगर प्यार से बोला, तानी तुम ठीक तो हो ना? तनिष्का ने अपनी पलकें झपकाकर उसे देखा और फिर उसने स्वयं की तरफ देखा। स्वयं उसे गौर से देख रहा था। तभी तनिष्का ने उन दोनों को बारी बारी देखते कहा, आप दोनों कौन हैं? मैं तो आप दोनों को नहीं जानती। यह सुनते ही उन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ये क्या हो गया था। वह दोनों रिएक्ट कैसे कर रहे थे, उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी अध्याय ने बेचैन होकर कहा, तनिष्का अगर ये मजाक है तो अभी के अभी बंद करो इसे। मुझे बताओ, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती? उसने जैसे ही अध्याय के मुँह से अपना पूरा नाम सुना तो वह चिढ़ गई और चिढ़कर कहा, मुझे इस नाम से तो मत बुलाओ ना। बस उसका इतना ही कहना था कि अध्याय ने उसका झूठ पकड़ लिया और अगले ही पल अध्याय ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तनिष्का ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। कहाँ वह उन्हें और भी परेशान करना चाहती थी और कहाँ उसका झूठ पकड़ा गया। उसने धीरे से कहा, छोड़ दो, दर्द हो रहा है। अध्याय ने उसे तुरंत छोड़ते हुए कहा, सॉरी सॉरी, तुम सच में पागल हो क्या? मुझे तो तुमने डरा ही दिया था। मुझे सच में लगा कि तुम मुझे भूल गई हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। एक तो वैसे ही जब से तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है तब से मैं पागल हो चुका हूँ, और तुम हो कि। तनिष्का ने मासूमियत से अपने कान पकड़ कर सॉरी कहा। अध्याय उसकी हरकत पर मुस्कुराया, उसके हाथ उसके कानों से हटाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम ठीक हो, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। इस बीच उन दोनों का ध्यान स्वयं पर नहीं था। स्वयं ने तनिष्का को देखते हुए धीरे से कहा, तुम ठीक तो हो ना तनिष्का? तनिष्का ने उसे देखा और मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुमने मेरी हेल्प की, थैंक यू। उसे याद था कि जब वो गिरी और बेहोश होने से पहले उसके सामने कोई था तो वह स्वयं था। अध्याय खुद स्वयं को ही देख रहा था। स्वयं ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी। तनिष्का भी बस मुस्कुरा कर रह गई। वह फिर से अध्याय के साथ बातें करने में बिजी हो गई, जबकि स्वयं उन दोनों को देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। अध्याय ने तनिष्का के सिर को हल्के से सहलाते हुए फिर से कहा,
तुम सच में ठीक तो हो ना तानी? तनिष्का ने हाँ में गर्दन हिला दी। स्वयं लगातार ही उन दोनों को देख रहा था। तनिष्का का झुकाव अध्याय की तरफ था। ये वो देख भी रहा था और समझ भी रहा था, लेकिन फिर भी उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गहरी सांस ली, लेकिन अचानक ही उसके माइंड में एक बात आई और उसने खुद से ही कहा, ये इन दिनों चल क्या रहा है तनिष्का के साथ? पिछले दिनों वो एक्सीडेंट की कोशिश की और आज तनिष्का का सीढ़ियों से गिना। ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता ना? जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने ये सोचकर अध्यय और तनिष्का को देखा और तुरंत ही वहाँ से निकल गया। लेकिन अध्यय और तनिष्का का ध्यान अब भी उस पर नहीं था। स्वयं जैसे ही वार्ड से निकला, उसने तुरंत किसी को कॉल किया। उधर से कॉल पिक होते ही स्वयं बोला, कितना टाइम लगेगा उस इंसान का पता लगाने में? तुम पैसे किस बात के दे रहा हूँ मैं? तुम एक इंसान का पता नहीं लगा पा रहे? उधर से एक आदमी की आवाज़ आई, जी बॉस, काम हो गया। ये सब प्रकृति सिसोदिया का किराया धरा है। उसने उस ड्राइवर को हायर किया था। पता लगाना है कि इसके बाद भी उसकी कुछ प्लानिंग थी। ये सुनते ही स्वयं ने अपने जबड़े भींच लिए और कहा, उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं उसे। स्वयं की आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। वह एक्सीडेंट होने के बाद से पता करवा रहा था कि आखिर इन सब के पीछे कौन है, और आज नाम सामने आया था प्रकृति का। उसे नहीं पता था कि वह लड़की इतना नीचे गिर सकती है। उसने तुरंत फ़ोन काटकर अपनी जेब में रखा और हॉस्पिटल से निकल गया। इधर सारे घर वाले तनिष्का से मिलने आ चुके थे। तनिष्का ने उन सबको देखा और बोली, मैं ठीक हूँ, आप सब लोग पर ही क्यों आ गए हो? केशव जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए, तुमने हम सबको डरा दिया था और फिर तुम हमसे ही शिकायत कर रही हो। तनिष्का ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मेरी गलती नहीं थी पापा, पता नहीं मैं कैसे गिर गई। केशव जी ने प्यार से उसके माथे को चूमकर कहा, अपना ध्यान रखा करो बेटा, तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम इस घर की जान हो। तनिष्का हल्के से मुस्कुरा दी। शैलवी जी ने उसे देखते कहा, तुम घर चलो, मैं सबसे पहले तुम्हारी नज़र उतारूंगी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरी बच्ची को। ये बोलकर उन्होंने तनिष्का का माथा चूम लिया। तनिष्का की नज़र अब अपनी माँ पर गई, जो एक तरफ खड़ी उन सब की ओर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, मम्मा क्या हुआ, आप वहाँ क्यों खड़े हो? परी दीदी की आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने जल्दी से जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अभी तो उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आई थी और इस बार जो हादसा हुआ वह उन्हें भी डरा गया था। आयु भी वहीं खड़ा था। उसने एक नज़र अपनी माँ और बहन को देखा, फिर कमरे से बाहर निकलकर किसी को कॉल कर दिया और सारी बातें बता दी। आयुष्मान ने सोच लिया था कि अब वह अपनी माँ को दर्द और घुटन में नहीं देख सकता, इसी के चलते उसने ये फैसला लिया था। तनिष्का से मिलकर सब लोग अब घर जा चुके थे। आज रात के लिए उसे यहीं हॉस्पिटल में रुकना था। कल सुबह अध्याय उसे घर ले जाने वाला था। अध्याय ने तनिष्का के लिए लाइट फूड मंगवाया। ये देखकर तनिष्का का मुंह बन गया। अध्याय ने उसे घूरते हुए कहा, नखरे नहीं करना है, चुपचाप से इसे खाओ। तनिष्का ने मुंह बनाकर कहा, बिल्कुल नहीं, ये बेस्वाद सा दलिया मैं नहीं खाऊंगी। ना इसमें कोई रंग है, ना ही कोई स्वाद। ये टेस्टलेस चीज़ भला कौन खाता है? अगर मुझे खिलाना है तो मोमोज खिलाओ, पिज़्ज़ा खिलाओ, बर्गर खिलाओ। अध्याय ने उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरा। तनिष्का ने ये सारी फरमाइशें की और अचानक ही उसे याद आया कि वो रिपोर्ट उसने देखी ही नहीं। उसने अध्याय को देखा, वो रिपोर्ट नहीं लाया। अब अध्याय खुद भूल चुका था। तनिष्का के ये कहते ही वो कुछ हैरान सा उसे देखने लगा। तनिष्का के चेहरे पर भी कुछ डर के भाव उभर आए थे। उसने धीरे से कहा, अपने रिपोर्ट कलेक्ट की? क्या था उसमें? अध्याय ने उसका हाथ पकड़ आराम से कहा, मैं भूल गया था, याद नहीं रहा मुझे, लेकिन मैं देख लूँगा। तुम टेंशन मत लो और अभी के लिए खाना खाओ, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है ना। लेकिन तनिष्का के चेहरे पर घबराहट अभी भी नजर आ रही थी। अध्याय भी समझ रहा था वो क्या सोच रही है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आऊँगा रिपोर्ट, तुम शांत रहो और चुपचाप से पहले खाना खाओ।
पहले उसने जैसे तैसे तनिष्का को थोड़ा बहुत दलिया खिलाया और उसे मेडिसिन दी। मेडिसिन के असर से तनिष्का नींद में ही तुरंत चली गई। अध्याय उसके पास बैठा हल्के हल्के उसके बालों को सहला रहा था। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, पैरों में प्लास्टर लगा था। ये माइनर फ्रैक्चर था, लेकिन 10-12 दिन तो इसे भी ठीक होने में लग ही जाते। अध्ययन ने झुककर उसका माथा चूमा, फिर रिपोर्ट कलेक्ट करने चला गया। उसने तनिष्का की रिपोर्ट ली, लेकिन उस रिपोर्ट को खोलकर देखने की हिम्मत उसकी हो नहीं रही थी। इधर स्वयं एक 10th फ्लोर की बिल्डिंग पर खड़ा था। रात के 9 बज रहे थे। उसके सामने प्रकृति थी, जो डरी सहमी उसे देख रही थी। वो प्रकृति को जबरदस्ती यहाँ उठाकर लाया था। स्वयं ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? प्रकृति ने उसे देख हकलाते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम पागलपंती बंद करो। और ये क्या तरीका था मुझे यहाँ ऐसे लाने का? स्वयं ने गुस्से से उसके गले को पकड़ लिया और उसे जोर से दबाते हुए बोला, एक बार और झूठ बोला तो यहीं के यहीं गर्दन मरोड़ दूंगा। मुझे क्या तुम दूध पीता बच्चा समझ रखा है? जो कुछ भी तुम समझोगी तो मैं समझ जाऊंगा। प्रकृति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए छटपटा कर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, पहले परेशान करना बंद करो मुझे, मैं चिल्ला दूंगी। चिल्लाओ, मुझे किसी का डर नहीं। तुमने जब तनिष्का को चोट पहुंचाने की कोशिश की तब इस बारे में नहीं सोचा था कि अंजाम क्या होगा? जानती हो ना, मैं पागल हूँ उसके पीछे। तो क्या हुआ? अगर मैंने तुम्हारा साथ देने के लिए हाँ की, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि तुम जो चाहे वो करो और तनिष्का को चोट पहुंचाने की कोशिश करो। अब प्रकृति के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। स्वयं की पकड़ उसके गले पर काफ़ी तेज थी। अगले ही पर स्वयं ने उसे झटके से छोड़ा और प्रकृति हाँफती हुई जमीन पर जा गिरी। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। स्वयं ने उसे घूर कर देख रहा था, मानो उसकी जान ही निकाल लेगा। उसने इधर उधर देखा, उसे टेरेस पर रस्सी दिखी। वो जाकर जल्दी से वह रस्सी लेकर आया और उसने प्रकृति के दोनों हाथ बांध दिए। प्रकृति हैरानी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। स्वयं पागल हो गए हो क्या? लेकिन स्वयं गुस्से में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने उसके दोनों हाथ बांधे और उसे पकड़ दीवार के पास ले गया। प्रकृति घबरा रही थी। उसे अब सच में काफ़ी डर लग रहा था। स्वयं बेहद गुस्से में था। अचानक ही स्वयं ने प्रकृति को धक्का दिया। प्रकृति जोर से चीख पड़ी, लेकिन ऊपर से स्वयं ने रस्सी पकड़ रखी थी। अब वह रस्सी के सहारे उस बिल्डिंग पर लटक कर झूल रही थी। स्वयं ने उस रस्सी को वहीं रेलिंग से बांध दिया और गुस्से में कहा, पड़ी रहो यहीं रात भर। तुमने मेरी तनिष्का को चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैं तुम्हें इतना सस्ते में तो नहीं छोड़ सकता हूँ। ये बोल वो तुरंत वहाँ से निकल गया। प्रकृति अब जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी, लेकिन उसकी हेल्प करने को कोई वहाँ नहीं था। स्वयं अब जा चुका था। प्रकृति को वहीं उस हाल में छोड़कर वैसे भी उससे कोई हमदर्दी तो नहीं थी, और उसने जो किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। स्वयं प्रकृति वहीं उस हाल में छोड़कर जा चुका था और प्रकृति अभी मदद के लिए चिल्ला ही रही थी। अब न जाने वो कब तक उस 10वें फ्लोर पे लटके रहने वाली थी। अगली सुबह तनिष्का को अध्याय ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लिया। उसने रिपोर्ट अभी भी नहीं देखी थी। गाड़ी जब घर के सामने रुकी तो अध्याय ने उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर की तरफ लेकर बढ़ गया। शर्वी जी ने उसे दरवाजे पर रोक दिया और तनिष्का को टिका करके उसकी नज़र उतारी। तनिष्का तो इस वीआईपी ट्रीटमेंट को फुल एंजॉय कर रही थी। उसकी ज़िंदगी में ये पहली बार था जब कोई उसकी नज़र उतार रहा था। अध्याय ने उसे लाकर रूम में बिठाया और वापस जाने को हुआ कि तनिष्का ने उसकी कलाई थाम ली। अध्याय ने उसे देखा तो वो बोली, रिपोर्ट्स नहीं ली क्या आपने? आपने देखा क्या था उसमें? अध्याय उसकी बात सुनकर कुछ घबरा गया। असल में तो उसमें खुद ही ये हिम्मत नहीं थी कि वो रिपोर्ट देखे, लेकिन उसने सोच रखा था कि डॉक्टर से वो सब कुछ कंसल्ट कर सके। लेकिन अब जब तनिष्का ने कहा तो अध्याय वो रिपोर्ट
खोलनी ही पड़ी। उसने रिपोर्ट खोली। तनिष्का गौर से अध्याय को देख रही थी जिसका ध्यान रिपोर्ट में था। वह जानना चाहती थी कि उसमें क्या था। तनिष्का ने उसे देखकर कहा, बताइए ना क्या है इसमें, मुझे दिखाइए, मैं देखती हूँ। ये बोल उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अध्याय बिल्कुल भी हिला ही नहीं। तनिष्का ने उसका हाथ पकड़ जोर से हिलाकर कहा, मुझे बताइए ना क्या है उसमें। अध्याय ने गहरी सांस भरी और झुककर उसके गले में लग गया। एक पल को तनिष्का भी घबरा गई, लेकिन अगले ही पल अध्याय ने धीरे से कहा, नेगेटिव है, शुक्र है कि ये नेगेटिव है, वरना जो एक्सीडेंट कल तुम्हारे साथ हुआ ना, उसके बाद मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि अगर ये पॉजिटिव होती तो मैं क्या ही करता। तनिष्का उसकी बात समझ रही थी। उसने भी इस बात को सोचते हुए एक राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने मुंह बनाकर कहा, तो फिर मेरे मूड स्विंग और फूड स्विंग का क्या? मेरे पीरियड्स भी तो डिले है। क्या मैं इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ? अध्याय ने उससे अलग होते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर से बात कर लूँगा, ठीक है। तनिष्का ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय ने उसका माथा चूमा और बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये बोल वो नहाने चला गया। इधर आहिरा भी तनिष्का से मिलकर अपने घर लौट चुकी थी। वह भी सुबह उठकर नहा धोकर तैयार थी। आज उसे वापस ऑफिस ज्वाइन करना था। वैसे भी आज उसकी शेयर होल्डर्स के साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और ये मीटिंग होटल में अरेंज की गई थी। वो तैयार खड़ी थी तो मिहिर ने उसे देखा। आज वह एक सिंपल सा कुर्ता पहने हुए थे। मिहिर ने मन ही मन कहा, मैं शायद इसे लेकर कुछ ज़्यादा ही गलत था। ये साड़ी तो क्या, ये हर आउटफिट में अच्छी ही लगती है। ये बोल उसने गहरी सांस भरी। आहिरा ने उसे देखा और बोली, चले अब। मिहिर ने हामी भरी। दोनों नीचे चले आए और नाश्ता करके जल्दी ही कंपनी के लिए निकल गए। कंपनी आकर दोनों ने सारी मीटिंग की प्रिपरेशन की। मिहिर ने आहिरा को देखा और बोला, सुनो, तुम्हारे भाई का कहना है कि उस कबाड़िया से तुम दूर रहना। देखने में तो वह भी मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों वहाँ से निकल चुके थे और जल्द ही होटल वेन्यू पर पहुँच चुके थे। दोनों बुक किए गए रूम में पहुँच चुके थे। मिहिर ने आहिरा को देखा तो आहिरा ने पलकें झपका दी। थोड़ी देर बाद मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन जल्द ही मीटिंग के बीच मिस्टर कपाड़िया ने आहिरा को देखा। वैसे मिस आहिरा, आप अगर प्रेजेंटेशन देगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं पिछली बार काफ़ी इम्प्रेस हुआ था आपसे। आहिरा एक पल को हैरान रह गई। वही मिहिर घूरकर कपाड़िया को देख रहा था। वह उसकी इंटेंशन अच्छे से समझ रहा था। आहिरा अपनी ऑकवर्डनेस के साथ मुस्कुराकर कहा, पर यह मेरा काम नहीं है। कपाड़िया ने उसकी बात काटी और बोला, इसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम सबकी कंपनी है, हम सब इस पर काम कर रहे हैं। तो आप प्रेजेंटेशन देगी तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई एतराज़ होगा। अब आहिरा मना नहीं कर पाई। वह उठने को हुई कि मिहिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। आहिरा ने उसे देखा तो मिहिर बोला, वापस चलो, ये मीटिंग यहीं कैंसिल की जाती है, तुम प्रेजेंटेशन नहीं देने वाली। आहिरा ने मिहिर को हैरानी से देखा और बोली, मिहिर ये क्या कर रहे हो आप, पागल हो गए हो क्या, ऐसे बीच में मीटिंग कैंसिल करना। मिहिर ने उसकी बात काटते हुए कहा, बकवास नहीं आहिरा, जो बोल रहा हूँ वह सुनो, चुपचाप वापस चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो उठा और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। आहिरा ने दरवाजे पर जाकर अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, ये क्या हरकत है मिहिर। मिहिर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम सच में डम्बो हो या फिर नाटक कर रही हो बनने का, समझ भी नहीं आता कुछ। आहिरा ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे सब समझ में आता है, वह तुम जो हो ना वो कुछ नहीं समझते हो। ये मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, समझ भी रहे हो तुम। मिहिर उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। आहिरा उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे सुनाई जा रही थी, मिहिर ये क्या बचपना है हमारी कंपनी के लिए, ये मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। मिहिर ने उसे देखते हुए कहा, बकवास मत करो आहिरा, मेरा दिमाग पहले ही ख़राब है, मेरा गुस्सा तुम पर निकले इससे अच्छा है तुम यहीं पर रुक जाओ। लेकिन आहिरा तो आहिरा थी, मानने को वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह उसके पीछे पीछे
चली जा रही थी। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि मिहिर मैश वॉशरूम में इंटर हो चुका था। अब भी वो उसे सुनाई ही जा रही थी। मिहिर ने रुककर पलटते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम इस वक्त कहाँ हो? वॉशरूम में हूँ। और कहाँ हो? आहिरा ने उसे घूरते हुए बेपरवाही से कहा। और फिर तुम आगे बोली, मैं वॉशरूम में होने से क्या दिक्कत है? तुम मुसीबत में पड़ सकती हो आहिरा, क्योंकि ये मेंस वॉशरूम है। चुपचाप से बाहर जाओ। उसके ये कहते ही आहिरा मन होश में आई। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और फिर अपना सर खुजाते हुए कहा, मैं गलत जगह आ गई। जी बिल्कुल, मिहिर ने उसे देखते हुए कहा। आहिरा ने उसे मासूमियत से देखा। मिहिर ने उसे जाने को कहा तो आहिरा ने पलटकर 2 कदम आगे बढ़ी और झट से पीछे मुड़कर जल्दी से जाकर मिहिर के गाल पर किस कर दिया और तुरंत वहाँ से भाग गई। मिहिर हैरान सा खड़ा उसे ही देखता रहा। मिहिर ने हैरानी से अपने गाल पर हाथ रख लिया जिस पर अभी अभी आहिरा ने किस करके गई थी। ये अचानक क्या हो गया था? लेकिन अचानक ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। फिर जैसा कि मिहिर ने कहा था, मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद आहिरा और मिहिर दोनों ही उस होटल से निकल चुके थे। आहिरा हालांकि मिहिर की बातों को समझ रही थी, लेकिन फिर भी ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। वह इस बात को समझ भी रही थी, लेकिन उसने मिहिर पर इतना तो भरोसा था कि वह कुछ और तरीका निकालेगा, इसलिए वह शांत थी। इधर घर पर आज काफ़ी लोगों का आना जाना लगा था। तनिष्का के दोस्त उससे मिलने आए हुए थे और वह हंस हंस कर सबसे बातें कर रही थी। नेहा ने तनिष्का को देखकर कहा, तो गिरी कैसे? समझ नहीं आया। अचानक से कैसे गिरी? तू जा रही थी ना आराम से? तनिष्का ने उसे देखा, फिर कुछ सीरियस होते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता यार, मेरा पैर ट्विस्ट हुआ, लेकिन उससे भी पहले मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पहले मुझे धक्का दिया और मैं 99% श्योर हूँ कि यह मेरा वहम तो बिल्कुल भी नहीं था। कोई था मेरे पीछे जिसने मुझे धक्का दिया था। यह सुनकर वह चारों एकदम से शांत पड़ गए। वेद ने उसे देख तुरंत कहा, तूने यह बात किसी को बताई तो नहीं सर को? क्योंकि इससे पहले भी वो एक्सीडेंट और फिर तुम्हारा ऐसे गिरना, और तुम कह रही हो कि किसी ने तुम्हें धक्का दिया। कहीं यह सब लिंक तो नहीं है? कोई जानबूझकर तो ये सब नहीं कर रहा? उसकी बात सुनकर तनिष्का के साथ साथ वह सब शांत पड़ गए। किसी को इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था कि ये क्या हो सकता था। इशिका ने तनिष्का को देख कहा, वेद इज राइट तानी, देखा जाए तो वह एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता जैसे कोई एक्सीडेंट हो। और उसके बाद तुम कह रही हो कि किसी ने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया। जाहिर सी बात है कि कोई इन सब के पीछे है और जानबूझकर ये सब कर रहा है। तनिष्का भी अभी सोचने पर मजबूर हो चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और ऐसे ही वह किसी पर ब्लेम नहीं कर सकती थी। लेकिन उसे इस तरह सोच में डूबा देख श्रीनिवास ने तुरंत बात को बदल दी। वह नहीं चाहता था कि वह और ज़्यादा खुद को परेशान करे। वो अभी अभी तो हॉस्पिटल से आई थी। वहीं वह सब इधर उधर की बातें करके अपने अपने घर चले गए, लेकिन तनिष्का के दिमाग में वह सारी बातें चल रही थी। वहीं कोई और भी था जो ये बातें सुन चुका था, और वो अध्याय था। अध्याय को अब ये सब पता करना था कि कौन था वह जिसने ये सब किया था। दोपहर का वक्त था। अश्विन जी आज घर पर नहीं थे। प्रकृति कल रात से घर नहीं लौटी थी। उन्हें उसकी फिक्र भी हो रही थी। ऊपर से वह फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। जब डोरबेल बजी तो उन्हें लगा कि प्रकृति आई होगी। उन्होंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन उनकी सोच के उलट वहाँ कोई और खड़ा था, और वो और कोई नहीं बल्कि उनकी माँ पूर्णिमा सिसोदिया थी। उम्र लगभग 70-72 साल थी। वो स्वभाव से बिल्कुल अक्कड़ और मुँह पर बोलने वाली औरत थी। उन्हें अचानक से यहाँ देख अश्विन जी तो हैरान ही रह गए। उन्होंने उन्हें देख हैरानी से कहा, माँ आप यहाँ? वो भी ऐसे बिना बताए? अब यहाँ क्या आने के लिए भी मुझे इश्तिहार निकलवाने पड़ेंगे? पूर्णिमा जी ने ताना मारा। अश्विन जी तो चुप हो गए। पूर्णिमा जी ने इधर उधर देखते हुए कहा, बहू कहाँ है? बुलाओ उसे, और मेरा पोता और मेरी प्यारी पोती
भी आई है ना, वो कहाँ है? सबको बुलाओ, पहले मुझे सबसे मिलना है। एक तो मेरा गांव से आना नहीं होता और किसी से मैं मिल भी नहीं पाती। उनकी बातें सुनकर अब अश्विन जी घबरा से गए। घर में कोई था ही नहीं तो वो मिलवाते किससे? उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ के आगे क्या ही बहाना निकाले, क्या ही जवाब देते कि उनकी पत्नी और बेटा उन्हें छोड़कर यहाँ से चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी ही बेटी की खुशियाँ उजाड़ने की कोशिश की, और वो भी सिर्फ प्रकृति की वजह से। दादी ने अब आवाज़ लगाना शुरू कर दिया था। वो बार बार कभी आयुष्मान को पुकारती तो कभी परिधि जी को, लेकिन जब उसकी आवाज़ पर कोई भी नहीं आया तो उन्होंने अश्विन जी को देखा और बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे अश्विन, कहाँ है बहू और मेरा पोता? क्या किया है तूने? अब आज तक तुझे हर बार बहू ने बचाया है। अगर मुझे अब पता लगा कि तूने कुछ ऐसा वैसा किया है तो मेरा यकीन कर, मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या कर जाऊंगी। अश्विन जी ने घबराते हुए कहा, माँ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। पूर्णिमा जी ने उनकी बात को अनसुना करते हुए कहा, तो ऐसे नहीं बताएगा। ये बोल वो सोफे पर जाकर बैठ गई और अपनी छड़ी को साइड में रख दिया। उन्होंने अपने कमर पर लटके पोटली में से अपना फ़ोन निकाला और तुरंत ही आयुष्मान को कॉल कर दिया। उधर कॉल पिक होते ही आयुष्मान ने कहा, प्रणाम दादी, पहुंच गए आप? दादी के बच्चे, कहाँ है तू? मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ घर में, दादी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो आयु ने कहा, दादी मैंने कहा तो था, मैं और माँ वहाँ से अब आ चुके हैं, आप भूल गए क्या? फिर से ये सुनते ही दादी को अचानक याद आया कि आयुष्मान ने उन्हें क्या कुछ नहीं बताया था। उन्होंने घूर कर अपने बेटे को देखा तो अश्विन जी कुछ घबराए हुए से थे कि तभी प्रकृति अंदर आई। अश्विन जी ने उसे देखा, वह अजीब सी दिख रही थी। उसके चेहरे पर चिढ़न और थका साथ साथ डर के भाव भी थे, और साथ ही उसके बाल और हालत भी काफ़ी अस्त व्यस्त थे। अश्विन जी ने परेशान होते हुए कहा, प्रकृति तुम सारी रात कहाँ थी और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? लेकिन प्रकृति ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक नज़र दादी को देखा और तुरंत अपने कमरे में चली गई। दादी ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी नालायक लड़की है, इसे तो किसी की पड़ी ही नहीं। जब देखो तब मुंह फुलाकर पूरे घर में घूमती रहती है। ना कोई संस्कार है, ना ही किसी की परवाह है इसे। ये बोल उन्होंने घूरकर अश्विन जी को देखा और कहा, क्या कांड किया है तूने? ये मैं सब जानती हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। मुझे अपनी पोती से मिलना है, या तो तू लेकर चल या फिर मैं अपने पोते को यहाँ बुला रही हूँ। ये सुनकर अचानक अश्विन जी को अध्याय की कहानी बात याद आई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी परछाई तक तनिष्का पर नहीं पड़ने दूंगा। अध्याय के ये शब्द उनके कान में गूंजने लगे और उन्होंने तुरंत कहा, माँ मैं कहीं नहीं जा रहा। तभी उधर से फ़ोन पर आयुष्मान की आवाज़ आई, दादी तनिष्का सीढ़ियों से गिर गई थी, उसके सिर और पैर में फ्रैक्चर है। यह सुनकर दादी घबरा कर उठ गई और परेशानी से बोली, हे राम, मेरी बच्ची को ज़्यादा लगी है क्या? क्या हुआ उसे? ऐसे कैसे गिर गई वो? मैं अभी के अभी आ रही हूँ वहाँ, तुम मुझे बता वो कहाँ है? आयुष्मान ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप रुकिए, मैं लेने आता हूँ अभी आपको। ये बोलकर उसने तुरंत उन्हें सिसोदिया हाउस के लिए निकल गया। तनिष्का को चोट लगी है, ये सुनकर अश्विन जी को भी कुछ बेचैनी हुई, लेकिन फिर भी वो वहाँ तनिष्का से मिलने बिल्कुल नहीं गए। परिधि जी पहले ही तनिष्का के पास जा चुकी थी। ऐसी हालत में वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि वह जानती थी उसका पूरा परिवार उसके साथ है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। उधर आयुष्मान जल्दी से दादी को लेने सिसोदिया हाउस पहुंच गया और तुरंत ही उन्हें लेकर वो राणा मैंशन के लिए निकल गया। दादी जैसे ही वहां पहुंची तो उन्होंने आयुष्मान को देखकर कहा, ये वही छोरा है ना जिससे प्रकृति का बिहा होने वाला था? आयुष्मान ने हाँ में गर्दन हिलाई तो दादी मुंह बनाकर बोली, खुश तो रखता है ना मेरी तनिष्का को ये? आयुष्मान ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, खुशी क्या होती है यह उसने यहीं आकर जाना है दादी, आप अंदर चलकर तो देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा।
उसकी बात सुनकर दादी अंदर बढ़ गई। आयुष्मान उनके साथ ही था। नीचे हॉल में शैलवी जी और परिधि जी बैठे थे, साथ में बानी भी वहीं मौजूद थी। सिया और अध्याय तनिष्का के पास थे। अध्याय घर पर नहीं था और राम ऑफिस संभाल रहा था। परिधि जी ने जब दादी को देखा तो उठकर जल्दी से गई और उन्हें प्रणाम करते कहा, माँ आप कब आई? पूर्णिमा जी ने उन्हें देखा और प्यार से बोली, कहा था ना इतना सर पर ना चढ़ा हमारे छोरे को, देखा आज क्या कर दिया उसने। कहा था ना कि हर बात मानना भी जरूरी नहीं होता। परिधि जी ने उनकी बात पर वो कुछ कह नहीं पाई और बस सर झुका लिया। पूर्णिमा जी ने धीरे से उनके सर पर हाथ फेरते कहा, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक कर दूंगी मैं। शैलवी जी और बाकी सब भी उनसे मिले। दादी ने परिधि जी को देखा और बोली, तनिष्का कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। उसे चोट लगी है ना? ज़्यादा तो नहीं लगी उसे? परिधि जी ने उन्हें देखा और बोली, वो अपने कमरे में है माँ, अध्याय खाना खिला रहा है उसे। पूर्णिमा जी ने आयुष्मान को देखकर कहा, छोरे तू तो कह रहा था कि पैर में फ्रैक्चर है, हाथ में भी चोट लगी है का? आयुष्मान कुछ कहता उससे पहले ही वो फिर बोली, मुझे लेकर चलो उसके पास। वो परिधि जी के साथ तनिष्का के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो दोनों जब कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर उनकी नज़र पड़ी। अध्याय तनिष्का के पास बैठा था और उसे मना रहा था। अध्याय ने तनिष्का को देखते हुए कहा, तानी अब जिद करना बंद करो, चुपचाप से खाना खाओ। मैं कह रहा हूँ ना, तुम ठीक हो जाओगी तो जो कहोगी वो मैं खिलाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें स्टिचेस आए हैं, पैर में फ्रैक्चर है, अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, अभी के लिए तुम्हें ये हल्का फुल्का ही खाना खाना है, कोई मोमोज या कोई पिज़्ज़ा बर्गर नहीं। अध्याय ने अपना फरमान सुना दिया, लेकिन अध्याय की बात मान ली जाए, वो तनिष्का थोड़ी ही थी। नहीं मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मैं नहीं खाऊंगी ये बोलते हुए तनिष्का बच्चों की तरह हाथ पर चला रही थी। अध्याय ने उसे देखते हुए फिर से कहा, तानी बात मानो बच्चे, मना थोड़ी कर रहा हूँ, पहले अच्छे से ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हें पिज़्ज़ा वगैरह सब खिला दूँगा। उससे पहले तुम ये दलिया फिनिश करो, फिर मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाऊँगा। तनिष्का ने उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरा और बोली, मुझे क्या आपने छोटा बच्चा समझ रखा है जिसे आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसला लोगे? नहीं, मैंने कहा ना, मुझे पहले पिज़्ज़ा खाना है, मैं ये नहीं खाऊंगी। ये बोल उसने अपना मुंह फुला लिया। अध्याय बेबसी से उसे देख रहा था। अध्याय ने कहा, तानी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ, उसके आने में अभी 30 मिनट लगेंगे। उससे पहले तुम ये धनिया फ्रीज करो। ये सुन तनिष्का की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से कहा, सच्ची सच बोल रहे हो ना? आप पिज़्ज़ा मंगवा कर दोगे ना? अध्याय ने हामी भरी और जैसे ही उसने हाँ में गर्दन हिलाई, तनिष्का खुशी से चहक उठी और उसने जल्दी से अपनी बाहें अध्याय के गले में डाल दी। अध्याय ने मुस्कुराते उसके हाथ को पकड़ लिया। अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी से मुंह खोलो, वरना ये दलिया ठंडा हो जाएगा। अब तनिष्का उसकी हर बात मान रही थी। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और अध्याय उसे खाना खिलाने लगा। दादी के साथ परिधि जी भी उन दोनों को देख रही थी। दादी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब तक इसने जितने दुखों को देखे हैं उसका ये फल मिला है इसे। परिधि जी ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, खुशी क्या होती है, उसने यहाँ आकर जाना है माँ। उसका पति, उसका ये परिवार उसे हद से ज़्यादा प्यार करता है। अफसोस होता है कि मैं माँ होकर भी उसे उसके हक की खुशियाँ नहीं दे पाई माँ। जो पिता का प्यार उसे कभी नहीं मिला, वो उसे यहाँ आकर मिल रहा है। उसकी बात सुनकर पूर्णिमा जी भी खुश थी। उन्होंने अपनी छड़ी की आवाज़ करते हुए दरवाज़ा खटखटाया। अध्याय और तनिष्का ने उस तरफ देखा। तनिष्का ने अपनी दादी को लगभग 15 साल बाद देखा था। वो उन्हें ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। परिधि जी के साथ दादी अंदर आई तो परिधि जी ने तनिष्का को देख कहा, तनिष्का ये तुम्हारी दादी। पूर्णिमा जी ने तनिष्का के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, मेरा बच्चा। तनिष्का हल्के से मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ दादी, लेकिन आप तो बूढ़ी हो गई हो। मैंने तो आपको कब देखा था, तब तो आप बहुत अच्छे दिखते थे। दादी ने हंसकर कहा, उस वक्त तुम भी तो बच्ची थी, अब तो तुम भी बड़ी हो गई हो।
तनिष्का मुस्कुरा दी। उसे क्या बात करे उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ उम्र का तकादा था तो कुछ 15 साल की दूरियां। पूर्णिमा जी भी ये बात समझ रही थी। उन्हें अध्याय को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। अध्याय भी बस उन्हें प्रणाम करके ही रह गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात की जाए। वह थोड़ी देर तनिष्का के पास रही, फिर वापस सिसोदिया हाउस चली गई। वह यहाँ पर जिस काम के लिए आई थी वह पूरा जो करना था उन्हें, लेकिन पूर्णिमा जी के आने से अश्विन जी थोड़े परेशान थे। वहीं प्रकृति की आंखों के सामने रात का नज़ारा घूम रहा था। वो लगभग 4 घंटे रात में उस रस्सी से लटकी हुई थी। बाद में वहाँ के गार्ड ने उसे देखा और नीचे उतारा, तब जाकर वो वहाँ से आज़ाद हुई। उसे अब स्वयं पर गुस्सा आ रहा था और साथ में तनिष्का से भी। उसकी दोनों हाथों की कलाइयों पर रस्सियों के निशान बन चुके थे। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, इसका बदला तो मैं जरूर लूँगी, बस तैयार रहो तुम सब। रात में अध्याय तनिष्का के पास बैठा था। तनिष्का उसके सीने पर सिर टिकाए अपना फ़ोन चला रही थी। अध्याय ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, रानी मुझे बताओ कि तुम गिरी कैसे, मैं बहुत डर गया था। उसके ये पूछते ही वो कुछ हड़बड़ा सी गई और उसने अध्याय को देखा। अध्याय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, तुमने जो अपने दोस्तों से कहा, क्या वो सच था कि किसी ने तुम्हें धक्का दिया? उसके ये कहते ही वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसे इतना तो समझ आ चुका था कि अध्याय ने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए छुपाने का अब कोई फ़ायदा नहीं। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि किसी ने मुझे धक्का दिया और सच में मैं श्योर हूँ, क्योंकि अचानक से गिरने का सवाल पैदा नहीं होता। मैं अगर ये भी मानूँ कि मेरा पैर ट्विस्ट हुआ भी तो मैं गिरती नहीं। अध्याय भी उसकी बात समझ रहा था। उसने फिर धीरे से कहा, और वह एक्सीडेंट तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तनिष्का ने मासूमियत से कहा, मुझे लगा कि आप परेशान हो जाओगे और सबको लगा कि वह गलती से हुआ, लेकिन आज जब वेद ने कहा तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये सब कुछ लिंक है, कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है। यह सुनकर अध्याय की भौहें सिकुड़ गई। उसने तनिष्का को अपने सीने से लगा लिया। वह उसे खोने से तक अंदर तक सहम गया था। इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद उसे वह मिली थी और अब फिर कुछ ऐसा हो रहा था जो उसे तनिष्का से अलग करने पर तुला था। अध्याय ने धीरे से उसके माथे को चूमा और बोला, टेंशन मत लो, मैं पता लगवा लूँगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तनिष्का को भी उस पर पूरा भरोसा था। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय ने एक बार फिर उसके माथे को चूमकर कहा, अब सो जा, बहुत रात हो गई है। और दोनों जल्द ही एक दूसरे के आगोश में सो गए। अगली सुबह अध्याय उस एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने में लग गया। पूर्णिमा जी हर बात पर आजकल अश्विन जी को सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। प्रकृति कुछ शांत थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। 4-5 दिन बड़े आराम से गुजर गए। तनिष्का इन दिनों कॉलेज नहीं जा रही थी, घर पर थी। आज अध्याय उसके पास बैठा उसे खाना खिला रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। अध्याय ने फ़ोन उठाया। उधर से कुछ कहा गया और अध्याय तुरंत गुस्से में उठकर वहाँ से निकल गया। तनिष्का हैरान थी, लेकिन अध्याय कमरे से बाहर निकलता कि तभी शैलवी जी वहीं मिल गई। उन्होंने अध्याय को ऐसे गुस्से में देखा तो पूछा, तुम्हें क्या हुआ है अध्याय, इतने गुस्से में क्यों हो? अध्याय ने गुस्से में कहा, माँ, उस लड़की प्रकृति ने सारी हदें पार कर दी। आपको पता है कि उस एक्सीडेंट के पीछे प्रकृति का ही हाथ है। ये सुनकर शैलवी जी हैरान थी। अध्याय ने गुस्से से कहा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोल वो वहाँ से निकल गया। वहीं तनिष्का जो कमरे थी, उसने भी अध्याय की बात सुन ली। शैलवी जी उसे रोकने को हुई कि तभी तनिष्का ने उन्हें आवाज़ देते कहा, मम्मा, मुझे भी लेकर चलो वहाँ। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी और इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।